का आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से हमारी परिचर्चा कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम आप सभी दर्शकों को मिलाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्सियत से जो एक छात्र रहने के साथ साथ एक सफल कोचिंग के संचालक भी हैं। जी हाँ, इनका नाम है संजय कुमार सिन्हा। इन्होंने कोचिंग संचालन के साथ साथ अपने शिक्षण कार्य को भी जारी रखा, जिसका नतीजा ये है कि आज इन्होंने बीपीएससी जैसी प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त किए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी हमें कैसे करनी चाहिए कि अल्प अवधि में सफलता प्राप्त हो सके। तो सर, सबसे पहले कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सर, सबसे पहले आप हमारे सभी दर्शकों को अपना संक्षिप्त परिचय दे दें। मेरा नाम संजय कुमार सिन्हा है। मेरे पिताजी का नाम श्री हरिचंद्र प्रसाद है। मेरे परिवार में हम लोग 3 भाई हैं। जो बड़े भाई हैं अरुण कुमार सिन्हा, वो आईएएस ऑफिसर हैं, और जो मझले भाई हैं अशोक कुमार सिन्हा, वो डॉक्टर हैं, और मैं खुद इंजीनियर हूँ। इसके अलावा मेरी भाभी हैं जो खुद इंजीनियर हैं। सर, जैसा कि आपने कहा कि आप एक इंजीनियर हैं, तो फिर आपने एक कोचिंग संचालन करने का निर्णय लिया, इसका क्या कारण था? जी, बचपन से ही मेरी जो अभिरुचि वो सामाजिक कार्यों में रही है। तो इसके चलते इंजीनियरिंग करने के बावजूद मैंने सामाजिक कार्य करने का निर्णय लिया, और मैं नालंदा जिले के नूरसराय प्रखंड में सामाजिक कार्यों की मैंने शुरुआत की। परंतु मेरा यह काम मेरे गार्जियंस को पसंद नहीं था। उनको लगता था कि मैंने उनका नाम खराब किया है, तो वो लोग मेरे ऊपर हमेशा एक प्रेशर बनाते रहे कि मैं इस काम को छोड़ दूं। यहाँ तक कि उन्होंने मेरे सारे सपोर्ट्स को बंद करने की कोशिश की। इसके बाद मुझे अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कोचिंग स्टार्ट करना पड़ा, और मैंने सक्सेस मंत्रा की शुरुआत की, जो आज बैंकिंग, रेलवे और एसएससी जैसे प्रतियोगिता परीक्षाओं का एक बेहद सफल कोचिंग है। फिर भी परिवार का प्रेशर मेरे ऊपर बना रहा, और उनकी एक जिद की नौकरी करो नौकरी करो, उससे परेशान होकर मैंने बिल्कुल ऊब कर मैंने बीपीएससी का फॉर्म भरा। जब ये फॉर्म निकला और उस परीक्षा को मैंने दिया, और आज मैं इस परीक्षा में 251 रैंक मैंने प्राप्त किया इस परीक्षा में। सर, जैसा कि आपने कहा कि आपने बीपीएससी जैसी सम्मानित परीक्षा में सफलता हासिल किया, तो ऐसे स्थिति में आपने शिक्षण और शैक्षणिक दोनों कार्य को जारी रखा। ऐसे स्थिति में आपका सफलता का मूल मंत्र क्या है? क्या आप हमारे दर्शकों को बताएंगे? मेरी नज़र में सफलता के कुछ मूल मंत्र हैं। उसमें पहला तो यह है कि निर्धारण है वो इसके आधार पर करना चाहिए। स्वेट में जो सब, तो एस से स्ट्रेंथ, डब्ल्यू से वीकनेस चुनी। हम लोगों को अपने स्ट्रेंथ वीकनेस जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए, और उसी के आधार पर हम लोगों को लक्ष्य का निर्धारण करना चाहिए। साइंस बैकग्राउंड से था और मुझे बीपीएससी का एग्ज़ाम लिखना था। मैंने साइंस पेपर को ऑप्ट किया, और मैंने फिजिक्स और मैथ से इस एग्ज़ाम को लिखा पकड़ा था। तो वो मेरा स्ट्रेंथ था, और चूँकि मैंने अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से काम किया, इसीलिए मैं सफल भी रहा। इसके अलावा अगर आप बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की कोचिंग को देखें तो यहाँ पे मैथ है, रीजनिंग है, इंग्लिश है, जीके है, जीएस है। तो जीके जीएस तो बीपीएससी की तैयारी के दौरान भी पूछे जाते हैं, और मैथ, रीजनिंग, इंजीनियरिंग स्टूडेंट होने के नाते मेरा काफ़ी अच्छा है, और इंग्लिश भी इंजीनियरिंग लेवल पढ़ने के बाद काफ़ी आपकी अच्छी होती है। तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था, और यही वजह है कि मैंने बैंकिंग, रेलवे, एसएससी की कोचिंग को चुना अपने शैक्षणिक कार्यों के लिए, अपने कोचिंग के कामों के लिए। और चूँकि मेरा खुद मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, इसलिए फिजिक्स और मैथ से मैं सफल रहा। तो एक तो इसके बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है सफलता के लिए, वो ज़बरदस्त इच्छा शक्ति। आपके अंदर बिल्कुल ज़बरदस्त इच्छा शक्ति होनी चाहिए, जो मेरे अंदर थी कि अब किसी तरह से बीपीएससी निकालना ही है, निकाल के दिखाना ही है। तो बिल्कुल मेरे अंदर एक इच्छा थी, और यही वजह रहा कि मैंने इस एग्ज़ाम को क्रैक किया। इसके अलावा जो ज़रूरी चीज़ है वो सही मार्गदर्शन होना चाहिए। मुझे मेरे भाई का मार्गदर्शन मिला, जो खुद एक आईएएस ऑफिसर थे। इसके अलावा मैंने उन दोस्तों से कांटेक्ट किया जो परीक्षा में इन सब्जेक्ट से जो सफल हुए थे। तो मैंने एक सही मार्गदर्शन लिया, वही मेरी सफलता का कारण रहा। इसके अलावा डिसिप्लिन के साथ कड़ी मेहनत, इसका कोई अल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपको सफल होना है तो आपको डिसिप्लिन के साथ कड़ी मेहनत करनी ही होगी। इसके अलावा आपको सही माहौल होना चाहिए पढ़ने के लिए। आप वैसे व्यक्तियों के साथ तैयारी करें जो उसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो जिसकी तैयारी आप कर रहे हो, तो इससे सफ़र काफ़ी आसान हो जाता है। इसके अलावा ईश्वर में भरोसा रखिए, असफलता से नहीं घबराना चाहिए, और स्वास्थ्य का ख्याल रखना चाहिए।
ये सब सारी बातें सफलता के लिए काफ़ी ज़रूरी है। सर, क्या आप बीपीएससी के पैटर्न्स के बारे में हमारे दर्शकों को बताएंगे? बीपीएससी की परीक्षा 3 चरणों में होती है। शुरुआत में पीटी से होती है जिसमें 150 प्रश्न समान ज्ञान और समान अध्ययन से पूछे जाते हैं। उसके बाद मेंस की परीक्षा आती है जिसमें 1200 नंबर के प्रश्न होते हैं, वर्णनात्मक सवाल होते हैं, लिखना होता है। उसमें 2 विषय ऑप्शनल से होते हैं जो आपको ग्रेजुएशन लेवल के चुनने पड़ते हैं, और एक समान अध्ययन और जीके जीएस का पेपर होता है। और तीसरा, इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद 150 नंबर का इंटरव्यू होता है, और इन तीनों एग्ज़ाम्स को पास करने के बाद आपका चयन अंतिम रूप से होता है। सर, आप हमें ये बताएं कि बीपीएससी की परीक्षा के लिए सब्जेक्ट्स का चयन कैसे करना चाहिए? सब्जेक्ट का चयन आपकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। जैसे मैं एक साइंस स्टूडेंट था तो मैंने मैथ और फिजिक्स को चुना। यदि आप एक आर्ट्स स्टूडेंट हैं तो आपको आर्ट्स पेपर ही चुनने होंगे, आपको आर्ट्स पेपर ही चुनना चाहिए। और उसमें चूँकि आपको 2 ऑप्शन पेपर चुनने होते हैं, तो एक तो आप अपने ग्रेजुएशन के सब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, और दूसरा आप एक ऐसे विषय को चुन सकते हैं जिसमें आपकी अभिरुचि है। तो अभिरुचि के आधार पे आप विषयों का चयन कर सकते हैं। दूसरा ये भी है कि जब हम लोग साइंस पेपर चुनने का अलग क्राइटेरिया है कि आपके पास साइंस का अच्छा पकड़ होना चाहिए, जबकि अगर आप आर्ट्स पेपर चुन रहे हैं तो आपका लैंग्वेज पे पकड़ होना चाहिए। तो यदि आपका लैंग्वेज अच्छा है तो आपको आर्ट्स पेपर चुनना चाहिए। आजकल ऐसा भी देखा जा रहा है कि बहुत सारे साइंस स्टूडेंट के लड़के आर्ट्स पेपर लेके तैयारी करते हैं। उसमें उनको ये ध्यान देना चाहिए कि अगर वो आर्ट्स ले रहे हैं तो क्या उनका लैंग्वेज पे पकड़ है। यदि लैंग्वेज पे पकड़ है तब उन्हें आर्ट्स पेपर लेना चाहिए, अन्यथा उन्हें साइंस पेपर से ही परीक्षा देनी चाहिए। सर, आप हमें ये बताइए कि बीपीएससी की परीक्षा के लिए कोचिंग की भूमिका कितनी अहम है? कोचिंग ज्वाइन करने से आपको एक मार्गदर्शन मिल जाता है। आपको पता होता है कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो वो लोग सिलेबस को बांध देते हैं, बिल्कुल बता देते हैं कि ये पढ़ना है, यहाँ से सवाल पूछ जाते हैं। तो जो एक अनुभव होता है कई वर्षों का, उन्हें वो काफ़ी समय में आपको दे देते हैं। तो इसीलिए कोचिंग का महत्व है। फिर आप पुनः सर, आप हमें ये बताएं कि बीपीएससी की तैयारी करते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पहले तो हमें 10 वर्षों के प्रश्नों का ध्यान रखना चाहिए, बिल्कुल डिटेल एनालिसिस करना चाहिए। उससे रेंज को डिफाइन करना काफ़ी आसान हो जाता है, और हमें बिल्कुल समझ में आ जाता है कि क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं और कौन से प्रश्न पूछे नहीं जा सकते। उसके बाद जो जरूरी है कि रेंज को डिफाइन करने के बाद हम लोग सही मटेरियल का चुनाव करें। हमारे पास बिल्कुल सही मटेरियल होना चाहिए। इसके लिए हम कोचिंग का सहारा ले सकते हैं। लेकिन यदि कमजोर नहीं है तो फिर उसके ऊपर हमें सेल्फ स्टडी करके उसके ऊपर एक अच्छा मटेरियल जमा करना चाहिए। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट यह है कि अंतिम 3 महीने की तैयारी बिल्कुल वेल प्लान्ड होनी चाहिए, बिल्कुल प्लानिंग के साथ होनी चाहिए। जैसे कि प्रतिदिन का लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि हमको फलाने दिन तक हमारा इतना सिलेबस खत्म हो जाना चाहिए। दूसरा ये कि कम से कम 30% समय तैयारी का रिवीजन पे देना चाहिए, समय नई चीज़ों को याद करने में देना चाहिए, नई चीज़ों को सीखने में देना चाहिए। और उससे एक और तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब आप एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो अंतिम दिन आप अपने चरम पे होने चाहिए, अपने पीक पे होने चाहिए। तो इस तरह से आप करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। सर, आप सक्सेस मंत्र जैसी बैंकिंग, रेलवे और एसएससी की सफल कोचिंग के डायरेक्टर भी हैं, तो आप हमें हमारे दर्शकों को इसके सिलेबस के बारे में कुछ बताएं। इन बैंकिंग, एसएससी और रेलवे की परीक्षा में जो सिलेबस है वो है सवाल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, जीएस आदि से पूछे जाते हैं। एसएससी में जहाँ पे सवाल मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश और जीके, जीएस से पूछे जाते हैं, वहीं बैंकिंग परीक्षाओं में मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के अलावा बैंकिंग, जीके और कंप्यूटर से सवाल पूछे जाते हैं। जबकि एसबीआई की परीक्षा में मार्केटिंग से भी सवाल पूछे जाते हैं। इसके अलावा रेलवे में जो फोकस होता है वो मैथ, रीजनिंग और जीके, जीएस पे ज़्यादा होता है। सर, आप हमें ये बताएं कि मैथ और रीजनिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? मैथ, रीजनिंग के लिए एक कॉम्पिटिटिव दौर का ज़माना है और इसमें आपके लिए समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो मैथ और रीजनिंग की तैयारी करते वक्त आपको ट्रिक्स पे ध्यान देने होते हैं। आपके ट्रिक्स काफ़ी इफेक्टिव होने चाहिए, टाइम सेविंग होनी चाहिए। यदि इन तरह की ट्रिकों पे आपका पकड़ है तो आपके लिए सफलता काफ़ी आसान हो जाती है। तो हम लोग जब तैयारी करवाते हैं तो नॉर्मली 2 बेसिक बुक जैसे आर एस अग्रवाल थी राइटर, महेश मिश्रा पे दोनों किताब को बिल्कुल फोकस करते हैं। और इसके बाद जैसे ही कोई चैप्टर खत्म होता है
तो उसके बाद बैंकिंग के लड़कों को हम लोग बैंकिंग का जो पूरा जितना भी सवाल आज तक पूछा गया है, जितने तरह के सवाल पूछे गए हैं उस पर उनकी प्रैक्टिस करवाते हैं। फिर एसएससी में जो भी सवाल पूछा गया है उस पर एसएससी के बच्चों की तैयारी करवाते हैं। तो इस तरह से हम लोग तैयारी करवाते हैं और यह एक सही तरीका है मैथ और रीजनिंग का तैयारी करने का। सर, अधिकांशतः ऐसा देखा जाता है कि बिहार बोर्ड के बच्चों का इंग्लिश वीक होता है और इंग्लिश के बिना आज के दौर में करना मुमकिन नहीं है। तो ऐसे स्थिति में उन बच्चों को इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी चाहिए? इंग्लिश आपका मजबूत तभी हो सकता है जब आप 3 चीज़ों पे ध्यान देंगे। एक तो आपका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप इंग्लिश पढ़ के आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि आज जो इंग्लिश के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उसमें से अधिकांश प्रश्न कॉम्प्रिहेंशन पे ही होते हैं, जैसे पैसेज है, क्लोज टेस्ट है, सेंटेंस अरेंजमेंट। ये आपका कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी अच्छा होना चाहिए। जो दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ है इंग्लिश के लिए वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि जब तक वोकैबुलरी में प्रॉब्लम है आपको समझने में काफ़ी दिक्कत होगी। अगर किसी को नहीं आ रहा है तो फिर उसका मतलब आपको समझ में नहीं आएगा। और तीसरा जो चीज़ है ग्रामेटिकल एरर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं। तो इंग्लिश अगर में स्कोर करना है तो आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा, कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी प्लस ग्रामर। तो इनको मजबूत करने का अच्छा तरीका ये है कि अंग्रेजी में पहले तो आपका स्ट्रक्चर पे बिल्कुल पकड़ होना चाहिए। जितने भी तरह के स्ट्रक्चर इंग्लिश में होते हैं उनका मतलब आपको बिल्कुल साफ पता होना चाहिए कि अगर स्ट्रक्चर ऐसे है तो इसका मतलब ये होता है, क्योंकि स्ट्रक्चर ही बिल्डिंग ब्लॉक्स है जिसपे सेंटेंस अरेंज होता है। तो यदि आप एक स्ट्रक्चर जानते हैं, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का सपोज करिए आप एक लाइन जानते हैं कि ही प्लेस, तो इसके बाद इस पे जितने भी लाइन्स आएंगे उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा समझने में। तो स्ट्रक्चर बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, और खासकर बिहार के बच्चे जिनका इंग्लिश काफ़ी ख़राब है, शुरुआत में स्ट्रक्चर पे काफ़ी काम करना चाहिए उन्हें। बिल्कुल एक एक स्ट्रक्चर पे उनको समझ होना चाहिए कि इसका मतलब ऐसे होता है। दूसरा, मीनिंग याद करना है तो पहले उन्हें एक डिक्शनरी बनाना चाहिए खुद का, और जो भी वर्ड वो सीख रहे हैं डे टू डे लाइफ, सपोज ए बी सी, तो एक उनका एक पर्सनल डिक्शनरी, जो भी आप सीख रहे हैं उसको डिक्शनरी में डालते जाइए कि आज मैंने ये जो वर्ड सीखा वो ए से इतना सीखा, बी से इतना सीखा, सी से इतना सीखा, तो वो आप करते जाइए। एक एच सी हार्डविक की बुक आती है जो 6 वॉल्यूम में किताब अवेलेबल है, उसमें करीब करीब 2000 स्टैंडर्ड वर्ड हैं जो एसएससी नॉर्मली पूछती भी है, तो उस पर काफ़ी अच्छा पकड़ होना चाहिए। वो बिल्कुल ऑलमोस्ट याद होना चाहिए मैं तो कहूँगा बच्चों को। तो दूसरा ये है कि वोकैबुलरी की इस तो अपना डिक्शनरी बना के एचसी हार्ड पे पकड़ करके कि आप काफ़ी भूल जाते हैं और एक थोड़ा टीडियस काम है। तो इसके लिए नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं कि अगर आप वर्ड को याद कर रहे हैं तो बिल्कुल उसको रिलेट करिए, किसी वर्ड से रिलेट करिए। जब तक आप उसको रिलेट नहीं करेंगे वो वर्ड आपके दिमाग में रहेगा नहीं। जैसे एग्जाम्पल मान लीजिए रेटिसेंट है वर्ड, तो अब रेटिसेंट का मतलब है अल्पभाषी। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे एक ट्रिक देते हैं कि अब सेंट है लास्ट में वर्ड, तो सेंट मतलब साधु, तो साधु क्या होते हैं, अल्पभाषी होते हैं, तो रेटिसेंट मतलब अल्पभाषी। तो एक आप रिलेट करें वर्ड को, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, रिवीजन का कोई अल्टरनेटिव नहीं, रिवीजन करें जो भी आप सीख रहे हैं उसको। जैसे एक मान लीजिए 20 मीनिंग है, 20 मीनिंग याद करने में भले ही मुझे आधा घंटा लग सकता है, लेकिन रिवाइज करने में मुझे सिर्फ 1 मिनट देना होगा, 1.5 मिनट देना होगा, 2 मिनट देना होगा। तो एक बार हम उसको पे डिटेल काम करें, डीपली काम करें, और उसके बाद सप्ताह में कम से कम एक बार उसका रिवीजन करें। और तीसरा है कि जब आप पढ़िए, जैसे मान लीजिए आप आधा घंटा डेली अखबार न्यूज़पेपर पढ़े या पढ़ते हैं, और किसी भी वर्ड जो आपने सीखा है उसका अगर आप यूज़ कर लेते हैं खुद से, तो वो वर्ड फिर आपका अपना हो जाता है। सर, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि बैंकिंग जीके और मार्केटिंग की तैयारी कैसे करनी चाहिए? जी, आजकल बैंकिंग जीके काफ़ी महत्वपूर्ण हिस्सा है एग्जामिनेशन का, क्योंकि वो भी 1 नंबर का पूछा जा रहा है। तो हर सवाल का उतना ही वैल्यू, जितना मैथ का 1 नंबर है, एक सवाल है, उतना ही वैल्यू एक बैंकिंग जीके का। बैंकिंग जीके में ये है कि मटेरियल थोड़ा अनडिफाइंड है, सवाल कहाँ से आएंगे उसे बांधना थोड़ा मुश्किल है। ऐसे स्थिति में एक कोचिंग आपकी काफ़ी मदद कर सकती है, क्योंकि उसे पता है कि रेंज क्या है। तो एक तो कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं आप इसके लिए, क्योंकि कोई स्टैंडर्ड बुक आपको मिलती नहीं है इस सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये है, और ऐसा करने के बाद, और दूसरा ये कि कोचिंग इसलिए भी इसमें ज़रूरी हो जाता है कि जो सब्जेक्ट है थोड़ा इकोनॉमिक्स रिलेटेड है, इकोनॉमिक्स से सवाल होते हैं, और इकोनॉमिक टॉपिक्स को आप सिंपल पढ़ के समझना काफ़ी मुश्किल होता है। तो ऐसी स्थिति में बैंकिंग जीके और मार्केटिंग के लिए किसी का मार्गदर्शन लेना काफ़ी ज़रूरी है। सर, अधिकांश बच्चों का असफलता का कारण होता है कि वो निगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। तो ऐसी स्थिति में उन बच्चों को निगेटिव मार्किंग कैसे मिनिमाइज करनी चाहिए?
नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज़ करना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स में अगर आप नेगेटिव करते हैं तो आपका जो सही किया है प्रश्न उसमें से भी आपके नंबर कट जाते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप ये देखें कि जो सवाल आप कर रहे हैं उसमें आप कितने श्योर हैं। सपोज करिए कि आप बिल्कुल श्योर नहीं है, तो वैसे प्रश्नों को आप बनाए ही नहीं। मैं अधिक मैक्सिमम वो आप उस सवाल में रिस्क ले सकते हैं जहाँ पे आप 2 ऑप्शंस बिल्कुल छांट सकते हैं और एटलीस्ट आपको 2 में कन्फ्यूजन हो रहा है कि हम ये मारे या ये मारे। यदि इससे ज़्यादा 3 क्वेश्चन में कन्फ्यूजन है तो मेरे ख्याल से वैसे प्रश्नों को आपको बनाना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल छोड़ देना चाहिए। तो एक तो ऐसा करके जो नंबर है काफ़ी नेगेटिव, मेरे ख्याल से ये सबसे अच्छा तरीका है। सर, खासकर प्रतियोगिता परीक्षाओं में समय का बहुत महत्वपूर्ण स्थान रहता है। बहुत सारे बच्चे का असफलता होने का कारण यही होता है कि वो समय बचत नहीं कर पाते हैं। तो आप हमें ये बताएं कि एग्ज़ाम के दौरान हम समय का बचत कैसे करें। आपने बिल्कुल सही कहा कि टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। टाइम मैनेजमेंट करने के लिए पहले तो ये है कि जब आप तैयारी करते हैं तो आपको बिल्कुल पता होता है कि मेरा कौन सा सेक्शन अच्छा है, कौन सा सेक्शन वीक है, तो ये पता होता है मुझे। तो प्रश्नों को बनाते समय यदि आपको कोई ऐसा प्रश्न मिलता है प्रारंभ में ही जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है, तो जिस सवाल में बिल्कुल आप कंफर्टेबल नहीं है उसे बिल्कुल एक घेरा मारिए, या अगर आप ऑनलाइन टेस्ट दे रहे हैं तो उसे नोट कर लीजिए पेपर में कि फलाना नंबर क्वेश्चन, और बिल्कुल उसे छोड़ के आगे बढ़ जाइए। मतलब फर्स्ट राउंड में आपको ऐसे प्रश्न में बिल्कुल समय देना ही नहीं चाहिए जिस पे आप कंफर्टेबल नहीं है। तो आप पूरा एक बार पेपर देख लीजिए। इससे क्या होता है कि जो भी आसान प्रश्न होते हैं जो आपके रेंज में है वो कम से कम सबसे पहले बन जाता है, बिल्कुल आप श्योर होते हो कि ये तो मेरा बिल्कुल सही हो गया। उसके बाद आप सेकेंड राउंड में आप फिर से शुरू करो जो सवाल छूट गए हैं, और फिर अगर लगता है कि कोई सवाल इजी था जो हम कर सकते हैं, मेरे अगर थोड़ा मेहनत करेंगे तो हो जाएगा, फिर आप उन सवालों को करो। उस राउंड में भी अगर आपको लगता है कि कुछ प्रश्न ये ज़्यादा ही टफ है तो आप बिल्कुल से छोड़ के निकल जाओ। तो मोटे तौर पे मैं यही कहूँगा कि एग्ज़ाम निकालने का एक ही तरीका है जो मैंने भी आज तक किया है, कि आप किसी भी ऐसे क्वेश्चन पे समय दो ही नहीं जिसमें आप फंस सकते हो और जो आपका 1 मिनट या 10 सेकंड भी खराब करता है। तो आपका एक एक सेकंड का यूज होना चाहिए, यही तरीका है, और ये तभी होगा जब आप वैसे ही प्रश्नों को करोगे जिससे आप कंफर्टेबल हो। सर, एग्ज़ाम एक साल के गैप पे होता है, तो एग्ज़ाम के गैप के दौरान बच्चे अपने आप को कैसे मोटिवेट रखें। एग्ज़ाम्स के बीच के गैप जो होता है उस टाइम में अपने आप को मोटिवेटेड रखना बहुत ही ज़रूरी है। इसके लिए तो पहला आप ये कर सकते हैं कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं, ऐसे लड़कों के साथ रहें जो बहुत ही सीरियस हैं एग्ज़ाम को निकालने के। तो आप उनके वैसे 5-6 लोगों के साथ रहिए, माहौल में रहिए, तो आप मोटिवेटेड रहेंगे। दूसरा ये है कि आपने जो पिछला एग्ज़ाम दिया है और उसमें आपको लगा है कि अगर मेरा कोई सेक्शन कमज़ोर है, तो आप इन टाइमों में, इन समय में आप उस पेपर को काफ़ी मजबूत करिए। एग्ज़ाम निकालने का एक ही तरीका है, एग्ज़ाम के 2 महीना पहले तक आप उन पक्षों को मजबूत करें जो आपका कमज़ोर है, और अंतिम 2 महीने में आप उन पक्षों पे काम करें जो आपका मजबूत है। अगर आप ये करते हैं तो आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। तो यही तरीका है जिसके द्वारा आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं। तो अब आप सभी दर्शकों से हमारा विदा लेने का वक्त आ गया है, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे साथ जो आज हमारे साथ सर जुड़े हैं, तो इनसे हमारे सारे छात्र छात्राएं इनके साक्षात्कार से बहुत ज़्यादा लाभ उठाएंगे। हम अपने परिचर्चा कार्यक्रम में हमारे ऐसे ही हमारे शहर के सफल छात्र छात्राओं और सफल शिक्षकों से आपसे रूबरू कराते रहेंगे, जिनकी कही हुई बातों को आप अपने जहन में बखूबी उतारेंगे और उस पर अमल करेंगे। तो सर, अब हमारा विदा लेने का टाइम। आपने इतना अपना कीमती वक्त हमारे दर्शकों को दिया, हमारे चैनल को दिया, इसके लिए धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।